नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी चर्चा विद गुंजन में। दोस्तों, काफ़ी व्यस्तताओं के कारण इस बीच कुछ नए वीडियो नहीं आ पाए, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और इसी संदर्भ में आज हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं आप सभी के समक्ष, और जो कि NCERT की पुस्तक है जिसका नाम आरोह है। कक्षा 11 की पुस्तक है, उसका एक नया चैप्टर मैं लेकर आई हूँ हिंदी में, और जिसके लेखक हैं शेखर जोशी जी। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हर बार की तरह एक आग्रह है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कई बार कुछ कारण से वीडियो नहीं आ पाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं चैनल को कंटिन्यू नहीं करूँगी, और आप लोगों का प्यार सहयोग बना रहेगा तो ज़रूर जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको ख़त्म करते हुए आगे नए वीडियो ज़रूर प्रस्तुत होंगे आपके सामने। और ये जो वीडियो है ये कक्षा 11 के बच्चों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ अन्य जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए, जो टीचर बनने चाह रहे हैं उन सभी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अधिक समय न वेस्ट करते हुए मैं अपने चैप्टर की ओर बढ़ती हूँ। पहले देख लेते हैं, इनकी कुछ पंक्तियाँ हैं जो दाज्यू रचना से लिखी गई हैं। अंतर की घुमड़ती वेदना को आँखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है ये, अक्सर परीक्षा में भी पूछी जाती है। और शेखर जोशी, इनका नाम जो है बहुत चर्चित, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। इनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा उम्दा हैं और पसंद की जा रही हैं आज के समय में। और आइए देखते हैं इनके बारे में डिटेल से। इनका जन्म जो हुआ है वो सन 1932 ईस्वी में हुआ है, और ये अल्मोड़ा में, जो कि उत्तरांचल नाम से था, अब उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, कोसी का घटवार, 7 के लोग, दाज्यू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, ये इनकी कहानी संग्रह हैं। और ये जो कोसी का घटवार है तो बहुत ही ज़्यादा चर्चित कहानी संग्रह है, साथ ही साथ दाज्यू भी। उसके बाद इनके जो शब्द चित्र संग्रह एक है, वह है, उसका नाम है एक पेड़ की याद। ठीक है, और इनको जो सम्मान मिला है अपने साहित्य सृजन के क्षेत्र में वह है पहल सम्मान। ठीक है, ये प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते चलिए, क्योंकि यही प्रश्न जो है आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तरी बनेंगे। तो एक बार फिर से देख सकते हैं कि इनका जन्म जो है 1932 में अल्मोड़ा ज़िले में हुआ है, जो कि उत्तराखंड में है वर्तमान में, पहले जिसे उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। इनकी प्रमुख रचनाएं कोसी का घटवार, 7 के लोग, दाज्यू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, ये इनके कहानी संग्रह हैं, और एक पेड़ की याद ये शब्द चित्र संग्रह है। और इन्हें जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है, सम्मान प्राप्त हुआ है, वह है पहल सम्मान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय रहा है। बिल्कुल एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियाँ लिखनी शुरू की। बिल्कुल पहले प्रेमचंद जी की जिस प्रकार से कहानियाँ लिखी जाती थी उसी प्रकार से जैनेन्द्र जी भी लिखते रहे। उसके बाद थोड़ा मनोविश्लेषणात्मक लेखन कार्य शुरू हुआ। उसके बाद फिर जो परिवर्तन आया वह इन सब युवा कहानीकारों की ही देन रही है। और देखते देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। उस पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अनन्यतम है। उनकी कहानियाँ नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, किस पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं? प्रगतिशील पक्ष का। और ये नई कहानी आंदोलन से जुड़े रहे हैं, इतना ध्यान रखिएगा। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं
को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थबोध का बड़ा योगदान रहा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम इन्हें प्रगतिशील प्रकार की जो कहानियाँ लिखी गई हैं, जो सामाजिक कहानियाँ रही हैं, जो निम्न तबकों के लिए को अपना पात्र बनाया इन्होंने, उस प्रकार की कहानियाँ शेखर जोशी जी लिखा करते थे। आइए देखते हैं आगे। और शेखर जोशी जी की जो कहानियाँ हैं विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी है। इनकी जो प्रसिद्ध कहानी है वह दाज्यू है, और उस पर इनको जो है चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। ठीक है, और आज हम जिस चैप्टर की बात करेंगे दोस्तों वह है चैप्टर गलता लोहा। यह इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, इसीलिए इसको NCERT में शामिल भी किया गया है। शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गंभीर उतना ही अधिक। लेखक को किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है, जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है और सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता है ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनतकश के सच्चे भाईचारों की प्रस्तावना करना प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। जी बिल्कुल दोस्तों, इस जो कहानी है गलता लोहा, इसके द्वारा यहाँ पर लेखक शेखर जोशी जी यही बताना चाह रहे हैं कि कुछ जातियाँ जो उच्च जातियाँ रही हैं, जिन वो अपनी कुलीनता से जुड़े रहे हैं, उनके दिमाग में जो एक परंपरागत सोच बैठी रही है कि जैसे कि यदि कोई ब्राह्मण निम्न जाति के घर पर जाता है तो वो कहीं बैठता नहीं है, अगर किसी कार्य से जाता है तो बैठता नहीं है, खड़े खड़े ही अपना कार्य करवाया और चला गया अपने घर। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम देखते हैं पर उसको एक समाज का एक हिस्सा मान लेते हैं और इतना उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए शेखर जोशी जी ने जो कहानी लिखी है गलता लोहा, बहुत ही शानदार कहानी है। आइए देखते हैं कहानी को। कहानी एक बालक की है जिसका नाम मोहन है, उसकी कहानी है गलता लोहा। आइए पढ़ते हैं कहानी। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनुगूंज शेष थी, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। निहाई पर बैठ रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज़, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। लंबे बेंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को काट छांट कर साफ कराएगा। बूढ़े वंशीधर जी के बूते का अब यह सब काम नहीं रहा। वंशीधर जो है यहाँ पर मोहन के पिताजी का नाम है। ठीक है दोस्तों, यही क्या जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, वह अब भी वैसे कहाँ कर पाते थे। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन परिश्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से ही
उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है। या 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं है। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता। कुछ समझ में नहीं आता। मोहन उनका आशय समझता हो ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास ही है और न वैसी गति। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई थी, वैसे ही अनुत्तरित रह गई। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। कुंद मतलब खत्म हो गई है, धार मध्यम पड़ गई है। धनराम अपने बाएं हाथ से धौंकरी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्ठी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी काली कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। मोहन जो एक मित्र के रूप में धनराम के यहाँ गया है और उसके मन में कोई जातिगत भेदभाव नहीं है, वह ऐसा लग रहा है कि अपने मित्र से आया और भूली पिछड़ी बातों को फिर से उस अपने मित्र के बीच में याद करने की कोशिश कर रहा है। और उन्हीं को याद करते हुए वो अपने बचपन के शिक्षक हैं उनके बारे में पूछ रहा है कि मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे लला, अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। दोनों हो कर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारी में उतरते हैं। थोड़ी देर पहले तक धमाचौकड़ी मचाते, उठापटक करते और बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया है। कड़े स्वर में पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद स्वर पहुँचता ही। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं, फिर वही कड़कदार आवाज़, मोहन नहीं आया आज? मोहन उनका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो मोहन था वो कुशाग्र बुद्धि का था, साथ ही साथ वह पढ़ने के साथ साथ उसे गायन भी आता था और वह अपने स्कूल का मॉनिटर भी था। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थीं। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। पकड़ इसका कान और लगवा इसे 10 उठक बैठक, वे आदेश देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेंत खाए थे या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई थी जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और
तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। और धनराम, वह गांव के दूसरे खेतिहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया, धुनवा, 13 का पहाड़ सुना तो। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। 13 एकम 13, 13 दूनी 24। सटाक एक संटी उसकी पिंडलियों पर माँ साहब ने लगाई थी कि वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। बिल्कुल सजीव वर्णन किया है कि जैसे स्कूलों में हुआ करता था, छात्र हिमार भी खाता था, छात्र भी संटी भी लाता था। और ये काफ़ी रोचक कहानी है। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था। सज़ा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था, और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो, क्योंकि अगर संटी बहुत कमज़ोर हुई तो उसके लिए फिर और पिटाई होगी। धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया। छुट्टी के समय जब माँ साहब ने उससे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते वह फिर लड़खड़ा गया था। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेंत का उपयोग करने की बजाय जवान की चाबुक लगा दी थी। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। अपने थैले से 4 से 5-6 दरांतियाँ निकालकर उन्होंने धनराम को धार लाने के लिए पकड़ा दी थी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धौंकने कूकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया था, और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घर चलाने की विद्या सिखाने लगा। फ़र्क इतना ही था कि जहाँ मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेत चुनने की छूट दे देते थे, वहाँ गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे, और जरा सी गलती होने पर छड़, बेत, हत्था जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली, और पास पड़ोस के गांव वालों को याद ही नहीं रहा वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर बोलने लगे थे। ऐसा ही होता है दोस्तों। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया। तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया। वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आ रहे पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के बलबूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी, लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता था।
संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर रहा था, तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झंखाड़ पात पतेल आने शुरू हुए तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काट कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुँचते न पहुँचते मटमैले पानी का रेला उन पर आ ही पहुँचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुँचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की, तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों। उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। किसका? बिरादरी का। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाओं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले के सभी चाचियों और भाभियों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। मोहन थोड़ा दही तो ले आ दे बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को तो दे आ, मोहन 1 किलो आलू ला दे। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया, लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंधी बंधाई लीक पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का भी मौका तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भरती, सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था, क्योंकि कोई और चारा भी नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। वंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठी थी उसी मुद्दे पर जाकर जरूर खत्म हो जाती है कि हजारों लाखों BA MA मारे फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से तो अच्छा है कि आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन के दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह से उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन उनका विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ, बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का
साहस नहीं जुटा। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटरिएट में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। ऐसा होना ही था। उसने सोचा, दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए। धनराम के शब्द। मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। धनराम ने मोहन, ये देखिए वो फ्लैशबैक की बातें थी, अभी यहाँ वर्तमान चल रहा है। और धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल को बेंच से निकाल कर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार कर दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफ़ी समय लग रहा गया था। धनराम ने उसे वापस बेंत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी हो। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत ही नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुई को हाथ में लेकर वह फिर वही बैठा रहा, जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी ना रही हो। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो, ऐसा संभव नहीं था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उससे कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। लोहे की एक मोटी सी छड़ को भट्ठी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से सड़सी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसके काम करते हुए देखता रहा। फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते, अभ्यस्त हाथों से धौंकनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुघड़ गोले का रूप दे डाला। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ था कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह आवक मोहन की ओर देखता रहा। उसे मोहन की कारीगर पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्ठी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। वह शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, जिसमें न स्पर्धा थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव। दोस्तों, ये कहानी थी गलता लोहा। इस कहानी के माध्यम से हम पहली बात तो जातिगत जो उतार चढ़ाव, हीन भावना है, ये सीख सकते हैं। साथ ही साथ एक ये भी यहाँ पर बात देखने को मिली कि जैसा कि वंशीधर जी ने कहा कि आखिर बिरादरी ही तो काम आती है, तो यहाँ पर बिरादरी का ध्यान रखते हुए इन्होंने जो रमेश के साथ इन्होंने अपने पुत्र को लखनऊ पढ़ने के भेज दिया था, वहाँ पर उसकी पढ़ाई कम बल्कि वो और नीचे की ओर निम्न स्तर को जला जाता है, क्योंकि वो सारा दिन घर का काम करवाता था और उसके बाद जो थोड़ा बहुत वो पढ़ाई कर पाता था वह कर पाता था। और उसकी जो पढ़ाई भी रही वो आगे उच्च स्तर की पढ़ाई नहीं करवाई गई, उसको तकनीकी शिक्षा भर
देने का प्रयास किया गया। और वह तकनीकी शिक्षा भी उसी बिरादरी ने देने का कार्य किया, तो लेकिन उसके साथ भी उसको पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता था। तो दोस्तों, इंसान को, व्यक्ति को अपने ऊपर ज़्यादा निर्भर होना चाहिए, ना कि अपनी रिश्तेदारी और अपनी बिरादरी पर ज़्यादा भरोसा रखना चाहिए। और रही बात काम की, तो कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर आपके पास कौशल है तो उस कौशल के हिसाब से कार्य करना चाहिए। अगर कोई यहाँ पर एक चीज़ और भी देखने को मिली कि यदि मोहन कोई कार्य करता था तो उसको शाबाशी भी मिलती थी, उसका तारीफ़ भी होती थी। और तारीफ़ें बहुत ज़रूरी होती हैं किसी के बाल मन में निखार लाने के लिए, किसी भी कार्य के प्रति रुचि जगाने के लिए तारीफ़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। इस प्रकार से हुआ। अगर एक यहाँ पर हम प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पर प्रश्न बन जाता है कि गलता लोहा कहानी जो है वह किस लेखक की है। तो आप लोग यहाँ पढ़ चुके हैं कि गलता लोहा कहानी जो है शेखर जोशी जी की कहानी है। और जो गलता लोहा नामक जो ये पाठ है, ये किस विधा के अंतर्गत आता है, तो यहाँ बताते चलते हैं कि ये कहानी विधा के अंतर्गत आता है। ठीक है, कहानी विधा के अंतर्गत ये आता है। और यहाँ पर मोहन के बारे में थोड़ी सी अगर बात करें तो मोहन जो है एक मेधावी छात्र रहा है, ब्राह्मण पुत्र रहा है। और मोहन के जो पिता रहे हैं वो, उनका नाम वंशीधर जी रहा है। और मोहन की जो शिक्षा दीक्षा हुई वो आगे की जो शिक्षा दीक्षा होती है वह जो है लखनऊ में जा कर के होती है। और जिस मास्टर की चर्चा कर रहा था मोहन, उस मास्टर का नाम था त्रिलोक सिंह। ठीक है, और उसके जो पिता थे वो पुरोहित का कार्य किया करते थे। ठीक है, और उसका जो मित्र था वो धनराम था, मित्र का नाम धनराम था। इस प्रकार से इतने प्रश्न लगभग बनते हैं। और अधिक प्रश्न की अगर आपको लगता है कि इसमें और कुछ भी प्रश्न बन सकता है तो वह प्रश्न यही बनेगा कि शेखर जोशी के बारे में ही प्रश्न और बन सकते हैं, उनकी रचनाओं के बारे में प्रश्न बन सकते हैं, उनके जीवन चरित्र के बारे में बात कर सकते हैं, उनके सम्मान कौन कौन से उनको सम्मान मिले उसके बारे में प्रश्न बन सकता है। और एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि वहाँ पर जो मॉनिटर था तो कौन सी प्रार्थना कौन सुबह हुआ करती थी, और प्रार्थना जो मोहन करवाता था वो कौन सी प्रार्थना थी। तो हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, यह प्रार्थना हुआ करती थी। ठीक है, और साथ ही साथ ये बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को शेयर करना ना भूलेंगे, लाइक ज़रूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।